What's up guys? NATO activates Article 4 against Russia. What happened suddenly? तो ऐसा क्या कुछ हुआ है कि NATO एक्टिवेट हो गई हर एक चीज। देखते हैं क्या है मामला। प्रशांत धवन सर की वीडियो है, उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। करियर 247। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि यूरोपियन देश पोलैंड, जो एक नेटो का भी मेंबर है, यहाँ पर रशियन ड्रोन्स दिखे। अचानक से इनकी कैपिटल में इन लोगों ने एयर स्पेस बंद कर दिया और उसके बाद सभी नेटो कंट्रीज इकट्ठा आए और बताया जा रहा है कि आर्टिकल 4 जो है नेटो का, ये एक्टिवेट हो चुका है। इधर आप देख पाओगे, दिस इज द बिगेस्ट ग्लोबल न्यूज राइट नाउ। Poland activates NATO Article 5 to consult allies after Russian drone incursion. Since रशिया के ड्रोन यूक्रेन को अटैक करते करते पोलैंड की टेरिटरी में घुस गए थे। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर मैप में, ये यहाँ पर रशिया है, ये यहाँ पे है यूक्रेन और ये है पोलैंड। पोलैंड यूक्रेन के साथ और बेलारूस ये देश है। बेलारूस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलाई है रशिया का। आज के समय रशिया ने अपने बहुत सारे मिसाइल्स, कुछ हद तक इवन न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय कर रखे हैं बेलारूस में। दोनों कंट्रीज के साथ आप देखोगे पोलैंड की एक बहुत बड़ी बॉर्डर है और इसलिए पोलैंड बहुत ही बड़ा सपोर्टर है नेटो का। और पोलैंड का डिफेंस बजट भी आप अगर देखोगे जीडीपी के हिसाब से कंपेयर टू अदर नेटो कंट्रीज काफी ज्यादा करता है वो। तो रशिया के ड्रोन्स लगातार यूक्रेन को अटैक कर रहे थे। अचानक से कुछ ड्रोन्स पोलैंड के एयर स्पेस में भी चले जाते हैं। नाउ पोलैंड बीइंग ए नेटो कंट्री अचानक से नेटो अलर्ट पे आ जाता है, क्योंकि पोलैंड को बोला जाता है काफ़ी बार द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर नेटो। एक बार मैं आपको बता दूं, पोलैंड गिर गया हाइपोथेटिकली। एक हम बात करते हैं सिनेरियो की कि मान लीजिए कल को रशियन मिलिट्री बिल्कुल बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ती है और एक एक करके बहुत सारे यूक्रेन के जो टाउन्स है कैप्चर कर लेती है। बेलारूस भी यहाँ पे वॉर में शामिल हो जाता है और ये पोलैंड का भी एक बड़ा हिस्सा कब्जा लेते हैं। बस एक मैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस केस में आप नोट करोगे यहाँ पर पोलैंड के बाद सीधा यूरोप में आ जाता है यूरोप का इकोनॉमिक पावर सेंटर जर्मनी। इधर आप देख पाओगे ये यहाँ पे जर्मनी है। और आप यहाँ पे अगर सोच रहे हैं वेल सिचुएशन इतनी खराब थोड़ी ना होगी, अभी तो रशिया यहाँ पे यूक्रेन के इस इलाके में रुका हुआ है, अभी पूरा यूक्रेन कब्जाना होगा, फिर पोलैंड आएगा, फिर जर्मनी आता है ना। वेल इतिहास में आप अगर जाकर देखोगे तो वर्ल्ड वॉर 2 में यही हुआ था। जब सोवियत रेड आर्मी ने हिटलर की आर्मी पे अटैक किया था तो इसी रूट से ये लोग गए थे, पोलैंड को कब्जाया पहले। पोलैंड से जो जर्मनी का कब्जा है इसको हटा दिया रशियंस ने और उसके बाद सीधा यहाँ पर ईस्टर्न जर्मनी, ये यूएसएसआर कब्जा चुका था। ऑब्वियसली आज के समय स्थिति काफ़ी डिफरेंट है, जर्मनी काफ़ी डिफरेंट है। उस वक्त जर्मनी को यूएस भी अटैक कर रहा था, सो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट नेटो अलर्ट मोड पे आ चुका है। यूक्रेन तक रशियन ड्रोन स्ट्राइक्स का पहुंचना नेटो के लिए एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है और अब नेटो तैयार कर रहा है एक नई एरा की ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। ये लोग मान के चल रहे हैं कि रशिया बेसिकली, वेल देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोशिश करते हैं ना कि पीस करने की, कि यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस करा देंगे, मुझे हंसी आती है क्योंकि रशियन इकोनॉमी को आज के समय आप देखोगे ना, इट इज़ अ वॉर इकोनॉमी। रशियन इकोनॉमी से जो भी फॉरेन ब्रांड्स है ये निकल चुके हैं, वेस्टर्न ब्रांड्स काफ़ी निकल चुके हैं। इंटरनली आप अगर देखोगे इनके जो स्किल्ड वर्कर्स हैं ये देश छोड़ के भाग रहे हैं। कोई टर्की में भाग रहा है, कोई ग्रीस में भाग रहा है, कोई सर्बिया में भाग रहा है। इंटरनली जो इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, जो भी इनकी एक इकोनॉमिक एक इनका इंजन था कंट्री में, ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। ट्रंप ने रिसेंटली, आपको याद होगा, रशिया इंडिया दोनों को डेड इकोनॉमी कहा था। ना इंडिया के केस में फिट बैठता नहीं है, बट रशिया के केस में ना डेड इकोनॉमी तो नहीं मगर मैं कहूँगा वॉर इकोनॉमी बिल्कुल रशिया बन चुका है। यहाँ पे सरकार बहुत सारा पैसा देती है अपने नागरिकों को वॉर में लड़ने के लिए। डिफेंस बजट आप अगर देखो रशिया का पिछले कई दशकों में अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुँच चुका है। तो सडनली ऐसी कंट्री को ना एक नॉर्मल इकोनॉमी बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। एक पहली बात तो एक देश को वॉर इकोनॉमी बनने में कई साल लगते हैं। रशिया ने कई साल बिताए हैं आज के समय टू बिकम दिस वॉर इकोनॉमी, के लगातार सरकारी कंपनियां हैं, टैंक्स प्रोड्यूस कर रही है, राइफल्स प्रोड्यूस कर रही है, एम्यूनिशन प्रोड्यूस कर रही है। आपने देखा होगा यूरोप यूएस में एक बार को एम्यूनिशन की कमी पड़ गई थी, रशिया में लगातार ये लोग एम्यूनिशन बनाते जा रहे हैं। नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स तक रशिया ने बुला लिए यूक्रेन में लड़ने के लिए। तो दीज गाइज आर रेडी फॉर अ लॉन्ग वॉर। आप अगर रशियन मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट देखोगे, वो लोग कह रहे हैं कि हम 10 साल तक तैयार हैं, ये वॉर लंबी चलेगी। तो उस केस में आराम से रशिया कहेगा ठीक है वी आर रेडी, हम आराम से यूक्रेन का बड़ा हिस्सा भी कब्जा सकते हैं। तो इस केस में बिल्कुल नेटो एक पॉसिबिलिटी ये भी मान के चल रहा है कि रशियन अग्रेशन अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इन केस मान लीजिए एक पॉसिबिलिटी ये भी है कल को चाइना भी ज्वाइन कर लेता है इस फ्रंट को,
तो उस केस में पोलैंड पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये सब पॉसिबिलिटीज़ यूरोप के बड़े बड़े देश इवैल्यूएट करके चल रहे हैं। रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड करी थी, और अगेन मेरी सारी वीडियोस आप अगर देख लीजिए, ये आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। जो भी इंटरनेशनल मीडिया है, यूरोपियन मीडिया है, जो वहाँ पे रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, मैं सोर्सेज के साथ हमेशा वीडियो बनाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि फ्रांस ने ऑर्डर किया है कि हॉस्पिटल्स प्रिपेयर हो जाए, कल को वॉर हो सकती है और वॉर में कैजुअलिटीज़ आ सकती है। इन्होंने पर्टिकुलरली एक इंटरनल ऑर्डर में अपने हॉस्पिटल्स को ये बताया है कि किसी विदेशी देश के सोल्जर्स भी हो सकता है कि आपको बड़ी संख्या में ट्रीट करने पड़े। उस केस में यहाँ पे लोगों ने अज्यूम किया कि पोलैंड की ही यहाँ पे बात चल रही होगी, क्योंकि पोलैंड सीम्स टू बी रशियाज लॉन्ग टर्म टारगेट। अभी के लिए रशिया से आप अगर पूछोगे तो ऑब्वियसली ये बोलेंगे कि नहीं, पोलैंड को अटैक करने का हमारा कोई प्लान नहीं है। बट एक टाइम पर रशिया सेम बात कहता था यूक्रेन के बारे में कि यूक्रेन को अटैक करने का कोई प्लान नहीं है। और यहीं पे आ जाता है नेटो का आर्टिकल 4। आप अगर नेटो को देखें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको स्पेसिफिकली बनाया गया है नॉर्थ अटलांटिक रीजन की रक्षा करने के लिए। और नेटो के 2 आर्टिकल्स प्राइमरली बहुत ज़्यादा फेमस है। नेटो का पूरा फ्रेमवर्क है, उसके हिसाब से नेटो काम करता है। एक आर्टिकल है आर्टिकल 5, जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। आर्टिकल 5 तब एक्टिव होता है जब नेटो के एक देश पे आक्रमण हो जाए। आर्टिकल 5 के अंदर साफ साफ लिखा है, अटैक ऑन वन नेटो कंट्री मीन्स अटैक ऑन ऑल द नेटो नेशंस। कल को अगर मान लीजिए कि एक भी नेटो कंट्री पे अटैक होता है, जैसे पोलैंड, इमीडिएटली आर्टिकल 5 के अंडर ये अटैक माना जाएगा कि कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इवन यूएसए और वेरियस अदर जो नेटो कंट्रीज हैं, इवन फिनलैंड, इन सब पे आक्रमण माना जाएगा। नाउ अगेन देखिए, घूम फिर के नेटो एक ट्रीटी पर ही बेस्ड है। ट्रीटीज टूटती भी है जब कंट्रीज देखती हैं कि ये नेटो की ट्रीटी के अंडर अब तो हमको वॉर डिक्लेयर करनी है अगेंस्ट रशिया। उनको दिखता है कि रशियन मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, तो कल को कुछ भी हो सकता है। नेटो एज ए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगता है, बट आप एक बार को इमेजिन करके देखिए, कल को नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो गया, मान लो, ठीक है, रशिया ने अटैक कर दिया पोलैंड को, नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो चुका है, अब नेटो वर्सेस रशिया वॉर स्टार्ट हो चुकी है। क्या हम इमीडिएटली न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। दैट वुड मीन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लैनेट। कोशिश उसी वक्त ये की जाएगी कि जैसे कोई भी वॉर स्टार्ट होती है, जल्द से जल्द ये वॉर ख़त्म की जाए। हाउ वी कैन एंड दिस वॉर, उस केस में पीसफुल तरीके से वॉर कैसे खत्म हो, क्योंकि रशिया के पास ऐसे मिसाइल्स हैं जो इवन यूएस को हिट कर सकते हैं। उस केस में ना देखो, ये जो नेटो देश है, फिनलैंड, एस्टोनिया, लटविया, ये नर्वस हो छोटे देश जो जाएंगे है कि जब तक शांति की बात होगी रशिया से, ये बात हुई कि अब देखिए वॉर एस्केलेट नहीं कर सकते, रशिया आराम से इन कंट्रीज की बहुत सारी जो धरती है ये कब्जा आ सकता है उस केस में। तो जो फ्रंटलाइन कंट्रीज हैं वो नेटो को लेकर हमेशा लॉयल रहेगी या नहीं रहेगी, उस पर एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और इसलिए आता है यहाँ पर आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में ये लिखा है कि अगर मान लीजिए एक कंट्री को लगता है कि उनकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट किया गया है, तो उस केस में आर्टिकल 4 के अंडर एक नेटो देश बाकी नेटो कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला सकता है और एक मीटिंग के अंदर बातचीत हो सकती है कि क्या हमको आर्टिकल 5 इवोक करना चाहिए। ये आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 में फ़र्क यही है, आर्टिकल 4 में इमीडिएट मिलिट्री एक्शन ट्रिगर नहीं होता। आर्टिकल 5 मीन्स वॉर इंस्टेंटली, मतलब सभी नेटो कंट्रीज वॉर मोड में आ जाएंगी। आर्टिकल 4 में अभी ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि रशियन ड्रोन्स जिस तरीके से यूक्रेनियन टेरिटरी में पहुंचे और नेटो के जो जेट्स हैं इमीडिएटली ये उड़े, इन्होंने रशियन ड्रोन्स को शूट डाउन कर दिया। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? नाउ एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, नेटो को बनाया गया था 1949 में, और जब से नेटो बना है ना, आर्टिकल 5 सिर्फ एक बार इवोक किया गया है, और वो भी फनीली इनफ यूएसए ने इवोक किया था जब अफगानिस्तान पे अटैक करना था। यूएसए ने कहा कि हम पे अटैक हुआ है, नेटो कंट्री है, आर्टिकल 5 हम यहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हैं, और सभी नेटो कंट्रीज ने उसके बाद ये अफगानिस्तान पे आक्रमण किया और अफगानिस्तान को कब्जा लिया था। बट आपको एक बात याद होगी, कई नेटो कंट्रीज ने बस 2-3 सोल्जर्स, 10 सोल्जर्स, 50 सोल्जर्स, इतने सोल्जर्स भेजे थे। फॉर एग्जांपल डेनमार्क का मुझे याद है, बहुत कम सोल्जर्स भेजे थे डेनमार्क ने अफगानिस्तान में नेटो ट्रीटी के अंडर। तो आर्टिकल 5 रशिया के अगेंस्ट कैसे प्ले आउट होगा उसको लेकर काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट आर्टिकल 4 इतिहास में 8वीं बार अभी रिसेंटली पोलैंड ने इवोक किया है, 8 बार इसका यूज हो चुका है, और ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इसके बाद वॉर ही होती है। आर्टिकल 4 की बातचीत के अंडर आई थिंक अब ये डिसाइड किया जाएगा कि नेटो अपनी प्रेजेंस पोलैंड में और बढ़ाए, पोलैंड की बॉर्डर्स को और सिक्योर किया जाए,
और आने वाले समय में आप देखोगे बहुत सारे नेटो देश पोलैंड को एयर डिफेंस के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल यूके ने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये पोलैंड के एयर डिफेंसेस को रीइंफोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि अगेन पोलैंड को कल को कुछ हो ना जाए ना, इसके लिए सभी नेटो कंट्री, सभी वेस्टर्न कंट्रीज अपनी जान लगा देंगे, क्योंकि पोलैंड के गिरते ही यूरोप की जो मेन आर्थिक शक्ति है जर्मनी, वो खतरे में आ जाती है। सो कहीं से भी ये 1% का भी रिस्क नहीं लेने वाले पोलैंड की सिक्योरिटी को लेकर। नाउ इंडिया पर इस सब का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी बार यूरोपियन यूनियन को कह चुके हैं कि 100% टैरिफ लगाओ भारत और चाइना दोनों पर, ताकि पुतिन पर हम प्रेशर बना पाए। यूरोपियन लीडर्स ये सुन के चिंता में आ जाते हैं कि इंडिया चाइना पे लगा दिए 100% टैरिफ्स, तो हम परचेज क्या करेंगे, हमारी देश में इन्फ्लेशन का क्या होगा, हाउ विल वी टॉलरेट ऑल ऑफ दिस। मगर दूसरी तरफ जिस तरीके से रशियन ड्रोन्स अब पोलैंड तक पहुंच रहे हैं, नेटो का आर्टिकल 4 एक्टिवेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है भारत के लिए कि कल को अगर मान लो यूरोपियन कंट्रीज को जेन्युइनली लगा कि रशिया इज़ अ बिग थ्रेट और रशिया का लॉन्ग टर्म ही हमको कोई सोल्यूशन निकालना होगा, उस केस में आई वुडंट बी सरप्राइज के कई यूरोपियन देश यूएस के साथ एग्री करें और ये बोले ठीक है 100% तो नहीं, मगर जितने टैरिफ आपने लगाए हैं उतने टैरिफ हम भी लगाने को तैयार हैं। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस गेम दैट इज बीइंग प्लेड हियर। अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी इस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। एक सिचुएशन इस टाइम पर ना बहुत मतलब टेंस वाला माहौल तो बढ़ता ही जा रहा है हर जगह ही। उधर तो जो इजराइल और इजराइल कतर वाला भी हुआ, नेपाल की सिचुएशन देख लो, और हाल ही में अभी जो ये हुआ है, मुझे ये लग रहा है कि रशिया ने पोक करा है ना, पोक करने वाली चीज करी है रशिया ने कि क्योंकि अभी तक जब यूक्रेन और उसका चल रहा था ना, तो तब कोई इतना ज्यादा मतलब उन्होंने बेसिकली ये करा है कि या तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस मान लो वॉर रोकनी है तो, नहीं तो हम देखो इधर हमने एंट्री ले सकते हैं, हम माइंड में ला सकते हैं उधर भी कि फटाफट हम यूक्रेन में भी और अंदर तक घुसे। तो देखो भैया, यहाँ पर मुझे लगता है यूक्रेन अपने हिसाब से समझौता करने की सोच रहा है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस उसको रशिया की ही माननी पड़ेंगी, और मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं ये जो पोक करा है ना रशिया ने पोलैंड को, उस वजह से प्रेशर यूक्रेन पर अब आएगा। नेटो कंट्रीज भी अब यूक्रेन को बोलेंगे भाई तेरे चक्कर में अब यहाँ पर ऐसी हो जाएगी। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ इस तरीके से पॉलिटिक्स अब मोड़ लेगी, क्योंकि नेटो में शामिल इसको होना था, उसके चक्कर में वॉर शुरू हो गई, नेटो में शामिल भी नहीं हो पाए, हर एक चीज़ वो नहीं हो पाई, और अब इसके चक्कर में अब वो पोलैंड की तरफ भी इस तरफ ये हरकत हुई है। लेट्स सी आगे डेवलपमेंट क्या आता है, लेकिन रशिया ने खुलकर अभी कुछ बोला नहीं। और हाँ, पहले की बात तो ये है कि वो जो सर ने बताई कि पोलैंड उनके रडार पे नहीं था, लेकिन कुछ नहीं पता होता जब वॉर मोड पे होते हो, जब एक वॉर इकोनॉमी हो जाती है रशिया जैसे इतना बड़ा देश, तो वो फिर ये नहीं देखता कि यहाँ तक रुकना है मुझे कहाँ तक। जब उसका दिमाग घूम जाता है, नहीं देखता कि भैया ना, मेरे पे तुमने सैंक्शंस लगा दिए, मेरे को तुमने उससे स्विफ्ट के बाहर कर दिया, मेरे को तुमने इतना ही मतलब बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ से चली गई हैं, तो मैं फुल ऑन चलता हूँ फिर अपने हिसाब से। प्रेशर इस टाइम पर मुझे लगता है कि रशिया पे तो आया ना आए, सबसे बड़ा प्रेशर आएगा इसके ऊपर यूक्रेन पर। और इसके साथ साथ क्योंकि रशिया तो इतने सैंक्शंस सबके बाद भी बिल्कुल अपने उसी उस पे है, लेकिन ये दिक्कत ना आ जाए यार, अब ये इंडिया को ना घेरने लग जाए, क्योंकि रशिया पे डायरेक्टली प्रेशर बना नहीं पा रहे, और ये इंडिया को लपेटे में ना ले ले टैरिफ वाले चक्कर में, क्योंकि चाइना को भी इतना वो पड़ता नहीं है। ये बड़ा मुझे लगता है पेचीदा मामला हो सकता है टैरिफ को लेकर। भाई मैं यही चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में भी ना इंडिया को भी ऐसा मुझे लगता है साइड्स चूज करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि जो वो जैसे हुआ ना कतर और उसका भी। भाई होपफुली ये वॉर जल्दी निपटे, चीज़ें सॉर्ट आउट हो, चीज़ें ठीक हो। आप मेरा पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।